Good morning class. Today we are going to start chapter 5, that is states of matter. Students, basically this chapter comprises of 4 marks. Okay. So we will see what are the topics that which we have to discuss in this chapter. Basically students, अगर आप चैप्टर का नाम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अजम्पशन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मैटर के स्टेट्स की बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर में हम मैटर के फिज़िकल स्टेट्स की बात करते हैं। फिज़िकल स्टेट में आप जानते हैं मैटर को क्लासिफाई किया गया है इनटू सॉलिड, इनटू लिक्विड, इनटू गैसेस। ओके। और स्टूडेंट्स, हम ये मान के चलते हैं जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप सब जानते हैं कि अगर हम सॉलिड की बात करें उनके पास डेफिनेट शेप है, साइज़ है, वॉल्यूम है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन शेप और साइज़ फिक्स नहीं है। अगर हम गैसेस की बात करें तो इनका कुछ भी शेप साइज़ फिक्स नहीं होता है। अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैसेस में होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स जो आप स्टार्टिंग क्लासेस से जानते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो स्टडी स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली स्टार्ट होगी फ्रॉम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जानेंगे, और इसका जानना भी ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि जो नेचर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का या मॉलिकुलर इंटरेक्शन का, जो कि एक एक्सटेंट तक हम देख पाएंगे, जो कि हमें दिखने को मिलेगी एट इफ़ेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स बिकॉज अ बैलेंस बिटवीन दीज डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जब इन सब के बीच में एक बैलेंस होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, मॉलिकुलर इंटरेक्शंस में, थर्मल एनर्जीज़ में, तब हमें सब्सटेंस के स्टेट्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। प्रीवियसली स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ओवरऑल डिस्कस करते थे गैसेस और आपके लिक्विड स्टेट की। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट्स की, तो वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर जो रहेगा वो एक सेपरेट चैप्टर आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 विल बी सॉलिड स्टेट। यहाँ पे हमें बेसिकली गैसेस और लिक्विड स्टेट्स की बात करनी थी, लेकिन स्टूडेंट्स चूँकि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ कोविड-19 की वजह से, तो यहाँ पे आपका जो ये पोर्शन है लिक्विड्स का, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारा आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। दैट मीन्स हमें ऑलमोस्ट गैसेस और उनके बिहेवियर्स और उनके लॉज के बारे में ही डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जीज़, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल इंटरेक्शंस जो भी हैं, और गैसियस स्टेट तक। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट सेकंड में स्टूडेंट्स हम जो डिफरेंट लॉज हैं, गैस लॉज, जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गे-लज़क्स लॉ हो गया और अवोगाड्रो लॉ हो गया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट के बारे में बेसिक आइडियाज़ आप लोग को पहले से है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको बस एक बार गो थ्रू होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्ट करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, आप फिज़िक्स में भी इसे स्टडी किए हुए होते हैं कि बेसिकली ये फोर्सेस होती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल। अब ये इंटरैक्टिंग पार्टिकल एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये टर्म जो है ये इंक्लूड नहीं करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि A+ और B- के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी सेपरेट स्टडी है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि जो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो जनरली हम लोग देख पाते हैं अगर नोबल गैसेज हैं इनके केस में। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इन ऑनर ऑफ डच साइंटिस्ट जोहान्स वैन डर वाल्स, who explained the deviation of real gas from ideal behavior through these forces, we will learn about these later in the unit। ठीक है। तो बेसिकली हमने आपको अभी बताया था स्टूडेंट्स कि जो गैस इक्वेशंस हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे है, कैसे वो डेविएट करती है, वो सारा हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स,
जो वंडर वॉल फोर्सेस हैं वो वेरी करती हैं कंसिडरेबली मैग्नीट्यूड में भी, और ये इंक्लूड करती हैं क्या क्या वो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि डिस्पर्शन फोर्सेस हैं जिसको हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं, डाइपोल फोर्सेस हैं या आप उसको डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हैं जिसको हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। और एक और स्टूडेंट्स आपको स्ट्रॉन्ग टाइप की इंटरेक्शन देखने को मिलती है जिसको हम डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स पिछले टर्म में आप लोग को डाइपोल बताना इम्पॉर्टेंट था, और हमने आपको बताया था कि अगर हमें कहीं भी किसी भी सब्सटेंस में डाइपोल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हेडेड एरो का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव एंड होगा उसकी तरफ ये क्रॉस रहेगा और जो हेड है वो किसकी तरफ रहेगा, निगेटिव एंड की तरफ रहेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आगे इस चैप्टर में तो आप यहाँ देख पाएंगे हम स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस से। ठीक है, तो जब बात करते हैं एक और चीज़ है स्टूडेंट्स कि बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसको एक सेपरेट कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। बाकी की कैटेगरी जैसे कि लंदन फोर्सेस हो गई, डाइपोल फोर्सेस हो गई, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हो गई, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ में क्योंकि वो आपस में रिलेटेड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेपरेट है। फिर भी हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा हुआ है पहले भी, तो हम यहाँ पे बस उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग डिस्पर्शन फोर्सेस से। स्टूडेंट्स जब बात करते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस की तो आप इसको सीधे अज्यूम कर सकते हैं, इनको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, एक टेम्पररी डाइपोल होता है एटम ए और एटम बी के बीच में जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से जो डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये सबसे पहले प्रपोज किया था जर्मन फिजिकिस्ट फ्रिट्ज लंडन। किसने प्रपोज किया था इसको, फ्रिट्ज लंडन। तो इन्हीं के नाम पे इसको हम लोग लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको स्ट्रक्चरली भी देख पाएंगे। अगर हम लंदन फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लंदन फोर्सेस के एग्जांपल हैं। ठीक है, अगर हम एटम ए और एटम बी को देख रहे हैं तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर जब हम डाइपोल्स जनरेशन देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि एटम ए जो है उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है राइट हैंड साइड में, और एटम बी में क्या हो गया है, वही डाइपोल इंड्यूस हो गया है। ठीक है, और एक और कंडीशन हम देख पा रहे हैं कि एटम ए में जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और एटम बी में क्या हो गया है, डाइपोल इंड्यूस हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके डिस्पर्शन फोर्सेस हैं या फिर लंदन फोर्सेस हैं दो एटम्स के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो इंस्टेंटेनियस या ट्रांजिएंट डाइपोल जो डिस्टॉर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, ठीक है, एंड इट इज़ क्लोज टू इट एंड एज अ कंसिक्वेंस अ डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन द एटम बी। ठीक है, एटम ए की वजह से एटम बी में क्या हो जाता है, डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। इस वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लंदन डिस्पर्शन फोर्स या इसका एक और नाम है डिस्पर्शन फोर्स भी हम डायरेक्टली करते हैं। आपके एग्ज़ाम में किसी भी नेम से ये आ सकता है, तो आपको ये बस ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये फोर्सेस जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अप टू 500 पिकोमीटर ओनली, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है पोलराइजेबिलिटी पे पार्टिकल के। नाउ स्टूडेंट सेकंड इज़ डाइपोल फोर्सेस। अगर हम बात करें डाइपोल फोर्सेस की तो यहाँ पे जो आपको बेसिकली ध्यान देना है, यहाँ पे आपको पोलरिटी दिखेगी। पोलरिटी इन द सेंस स्टूडेंट्स जो डाइपोल है उसकी वजह से जो आपकी फोर्सेस हैं वो एक्ट करेंगी। जैसे कि डाइपोल फोर्सेस एक्ट करती हैं ऐसे मॉलिक्यूल में जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है। पिछले केस में हमने देखा था कि डाइपोल को इंड्यूस किया गया था, यहाँ पे क्या होता है कि परमानेंट डाइपोल होता ही है, और जो एंड ऑफ द डाइपोल पॉजेस करता है पार्शियल चार्जेस। यहाँ पे आपको पार्शियल चार्जेस का कॉन्सेप्ट दिखेगा एंड दीज चार्ज आर सोन बाय ग्रीन लेटर डेल्टा। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख पाएंगे, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको पार्शियल चार्जेस दिख रही हैं। इस एंड पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस एंड पे पार्शियल नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, परमानेंट डाइपोल का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहा था कि जो डाइपोल पॉजेस करेगा पार्शियल चार्जेस को, और पार्शियल चार्जेस जो होंगे उनका यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम से हमेशा कम होगा, और जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो इंटरेक्ट कर देगा नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ। जैसे अगर हम HCl का ही मॉलिक्यूल यहाँ पे देख पा रहे हैं,
अगर एक HCl का मॉलिक्यूल होगा, वेट स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रक्चर है, अगर एक HCl का मॉलिक्यूल है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये जस्ट दूसरे में भी क्या करेगा, डाइपोल को, यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल का जनरेशन होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पे आपको क्लाउड दिखेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द लंडन फोर्सेस, बट इज़ वीकर देन द आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है। लंडन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आयन आयन इंटरेक्शन से क्या होता है, वीकर होता है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज़ करती है विथ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, अगर इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, तो ये जो है एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि स्टेशनरी है। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, अगर हम बात करें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, तो इसमें बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं। Thus, cumulative effect is that the total of intermolecular force in polar molecule increases. Okay? So students, ये स्ट्रक्चर आपको बेसिकली दिखा रहा है कि किस तरीके से जो मोर चार्ज डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ जा रही है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर चार्ज डेंसिटी किसकी तरफ चली जा रही है, क्लोरीन एटम की तरफ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की। जब हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह के अट्रैक्टिव फोर्स के ऑपरेशन की बात कर रहा है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, जिनके बीच में परमानेंट डाइपोल है, ठीक है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें परमानेंट डाइपोल है और एक ऐसा है जिसमें डाइपोल नहीं है, ठीक है। परमानेंट डाइपोल जो होगा पोलर मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल है, वो इंड्यूस करेगा डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप सीधे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपका जो है ये परमानेंट डाइपोल है इस मॉलिक्यूल में, ये क्या है, आपका नॉन पोलर है। तो पर जो डाइपोल वाला है वो इसके अंदर क्या करेगा, इंड्यूस करेगा पोलैरिटी। चूँकि इसमें एक डाइपोल है, ये इंड्यूस किया डाइपोल, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो ये आपकी हो गई तीसरी कैटेगरी। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे चौथी कैटेगरी में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। बेसिकली ये जो स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, हमने देखा था जब हम बात करते हैं फन ग्रुप्स की, जैसे कि आपका हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चूँकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये तीनों आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जिस भी एटम्स के साथ अटैच होंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी पोलैरिटी है, या हम कह दें यहाँ पे भी डाइपोल है, इसीलिए इसको हम जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के उसमें स्टडी कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने अभी भी बताया आपको, NH हो गया या OH हो गया या HF बॉन्ड्स हो गए, यही प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। यहाँ पे आपको कुछ और एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सेम जो मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर है आप वो देख सकते हैं। ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके पार्शियल पॉजिटिव, ये आपका पार्शियल नेगेटिव, तो क्या हो गया, यहाँ पे डाइपोल है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं सारी क्या है, अट्रैक्टिव है। मॉलिक्यूल्स में रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं, ठीक है। व्हेन टू मॉलिक्यूल आर ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट with each other, the repulsion between the electron cloud and between the nuclei of the two molecule comes into play, ठीक है। magnitude of the repulsion rises very rapidly as the distance separating the molecule decreases। तो स्टूडेंट सीधे से ये कह रहा है कि अगर हम बात करें दो एटम्स हैं, तो एक का न्यूक्लियाई है दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, या एक का इलेक्ट्रॉन है दूसरे का न्यूक्लियाई है, जो दो मॉलिक्यूल जब पास में आते हैं एक दूसरे के, तो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में, ठीक है, एंड दैट बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू मॉलिक्यूल। अट्रैक्शन किस में होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में। रिपल्शन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस न्यूक्लियस में। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा रिपल्शन का वो राइज कर जाएगा अगर डिस्टेंस कम हो जाए। अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, इसके बीच की डिस्टेंस अगर कम हो जाए तो जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी थर्मल एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम सब्सटेंस के स्टेट्स की बात करें
तो सब्सटेंस के स्टेट्स में हम देख पाते हैं कि दो तीन फैक्टर काम करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो थर्मल एनर्जी उनकी क्या है। मतलब स्टूडेंट सीधी सी बात कि अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की तो वो बहुत वीक, जब भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं वो बहुत वीक होते हैं। डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक लिक्विड और सॉलिड अनलेस थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। स्टेटमेंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बस आपको इतना समझना है। यहाँ हम देख पा रहे हैं हम थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी मतलब ये ऐसी एनर्जी है किसी भी बॉडी की जो कि अराइज करती है फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल, जो कि उसके एटम्स या मॉलिक्यूल के मोशन से अराइज करती हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहीं पे देखते हैं कि अगर आप गैसेस स्टेट देखें तो आप अपने से अजम्पशन लगा सकते हैं कि गैसेस स्टेट में क्या होगा, जो थर्मल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम सॉलिड में बात करें तो वहाँ पे थर्मल एनर्जी क्या है, कम है। इसी चीज़ को यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे एक हम केस स्टडी करेंगे जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल इंटरेक्शन की बात की जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे दो फैक्टर्स देख सकते हैं कि थर्मल एनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा गैसेस स्टेट में दिखेगी, फिर लिक्विड में दिखेगी, फिर सॉलिड में दिखेगी। लेकिन अगर हम इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की बात करें तो गैसेस में सबसे कम होगी, फिर लिक्विड्स में होगी, फिर सॉलिड में। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होगा और गैसेस में जो आपका थर्मल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो स्टूडेंट्स गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो आप इससे अच्छे से फेमिलियर हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, ऑलमोस्ट हम इसी स्टेट में रहते हैं और जो हम अपना लाइफ जो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में बिताते हैं उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और यहाँ पे आपको डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, O2, N2 ये सब आपके गैसेस मिलती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके 11 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड आपकी नोबल गैसेस जो कि गैसेस स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बस हम देख लेते हैं। हालांकि आप पहले भी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए अगर, तो गैसेस जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इसमें प्रेशर एक्सर्ट करती है हर डायरेक्शन में। और अगर बात करें कि इसका वॉल्यूम और शेप जो होता है गैसेस का फिक्स नहीं होता है और गैसेस मिक्स हो जाती हैं इवनली, कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो ये सारी बात थी स्टूडेंट्स गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की। अब हम नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे जो गैस लॉज हैं। थैंक यू क्लास।